प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज हम बीए पार्ट सेकंड के लिए सेकंड प्रश्न पत्र में भारत के संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। विषय है भारत के संविधान में भारत का संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम इन इंडिया। आज हम फेडरल सिस्टम के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। विद्यार्थियों, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता हूं कि संविधान का लेबल संघात्मक हो अथवा एकात्मक या उसका कोई अन्य नाम हो। जिस समय तक संविधान से हमारे हित की सिद्धि सफल होती है, इन अंतरों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए कॉर्नर स्टोन में लिखा है कि भारतीय संविधान की राज्य व्यवस्था इतनी असाधारण है कि उसकी संक्षेप में विवेचना नहीं की जा सकती है। भारत में संविधान सभा के सदस्य संघात्मक व्यवस्था को किसी एक पद्धति तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। इसी कारण संविधान निर्माताओं ने अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के जो भी तथ्य भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में उपयुक्त थे, अपना लिए गए। संविधान निर्माताओं ने जो स्वरूप भारतीय राज्य व्यवस्था को प्रदान किया, वह A.H. ब्रंच के अनुसार सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जिससे शक्तिशाली केंद्र की स्थापना तो की जा सकती है, साथ ही राज्यों को भी कमज़ोर नहीं बनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह विचार व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान को अमेरिका के संविधान की भांति कठोर सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि कहीं भी संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ या राज्यों का संयोग बताया गया है। इसको स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि यूनियन शब्द में एकता की भावना निहित है और जिसका स्पष्ट अर्थ है कि भारतीय संघ की इकाइयों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे भारतीय संविधान के निर्माण सभा से लेकर अब तक इसके द्वारा स्थापित संघीय व्यवस्था के स्वरूप को विवाद का विषय रहा है। कुछ विद्वान देश की परिस्थितियों को देखकर एकात्मक स्वरूप एवं गांधीवादी विचारक संघात्मक स्वरूप के समर्थक थे। फिर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। अब हम यहाँ फेडरल सिस्टम के लक्षण या विशेषताओं के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम, संघात्मक व्यवस्था का पहला लक्षण होता है शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान में संघीय परंपरानुसार 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का संवैधानिक विभाजन किया गया है। संविधान की संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची के 62 एवं समवर्ती सूची के 52 विषय है। अवशिष्ट विषय केंद्र को प्रदान किए गए हैं। दूसरी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है। सरकारें अपनी शक्तियाँ संविधान के स्रोत से ही प्राप्त करती है। संविधान एक पवित्र प्रलेख है। समस्त शासनाधिकारी संविधान के अनुकूल आचरण करने के लिए वचनबद्ध है। तीसरी विशेषता है संघीय व्यवस्था की लिखित एवं कठोर संविधान। संघात्मक शासन की तीसरी विशेषता यह होती है कि संविधान लिखित एवं कठोर होना चाहिए ताकि भविष्य में केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों में झगड़े की स्थिति पैदा नहीं हो। भारत का संविधान कठोर है क्योंकि इसमें राज्यों के विधानसभा के आधे से अधिक राज्यों का बहुमत होने पर ही संशोधन किया जाता है। न्यायालय की विशेष स्थिति। भारत में उच्चतम न्यायालय को स्थापना की गई है। न्यायालय को संविधान की अंतिम व्याख्या करने
केंद्र एवं राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का निराकरण करने का दायित्व प्रदान किया गया है। इसको यथासंभव स्वतंत्र भी बनाया गया है। 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद न्यायिक स्रोतता स्थापित हो गई है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। संघ राज्य की परंपरानुसार भारतीय संसद में भी 2 सदन है। लोकसभा राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा इकाइयों या राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। के संतानम ने कहा है कि भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण इतने अधिक प्रभुत्व है कि यह एक वास्तविक संघात्मक संविधान है। अब हम संघात्मक व्यवस्था के लक्षणों के बाद व्यवहार में एकात्मक तत्वों के बारे में आपके समक्ष चर्चा करेंगे। भारत के संविधान में एकात्मक स्वरूप में सर्वप्रथम संविधान में उपरोक्त संघीय तत्व होते हुए भी भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक तत्व भी है, जिनके कारण आलोचकों की यह धारणा है कि भारतीय संविधान केवल बाह्य रूप से संघात्मक है, उसकी प्रकृति पूर्ण रूप से एकात्मक है। डॉक्टर के.सी. वियर के अनुसार भारतीय संविधान में एक ऐसे एकात्मक राज्य की स्थापना की गई है जिसमें गौण रूप से संघात्मक तत्व है। इसे अर्ध संघ कहा जा सकता है। डी बसु के अनुसार भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न एकात्मक, वरन ये दोनों का मिश्रण है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित तत्व एकात्मक की ओर ले जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम भारत के संविधान में एकात्मक लक्षणों में शक्तिशाली केंद्र सरकार। श्री नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखे गए एक खत में कहा था कि अपने संविधान के लिए सर्वोत्तम ढांचा शक्तिशाली केंद्र सहित संघात्मक स्वरूप है। संविधान निर्माताओं ने शक्ति विभाजन की योजना का सुझाव केंद्र के पक्ष में रखा। संघ सूची में 97 महत्वपूर्ण विषयों के साथ साथ समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र का ही अधिकार है। अवशिष्ट विषय तो केंद्र को प्रदान कर दिए गए हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत में संविधान निर्माता एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की स्थापना करना चाहते थे। दूसरी विशेषता है केंद्र का राज्यों के कानूनों पर नियंत्रण। राज्य विधानमंडलों पर केंद्र का पूर्ण नियंत्रण है। राज्य विधानसभा ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो केंद्र की इच्छा के विरुद्ध हो। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार विधानसभा भंग कर सकती है। कुछ कानूनों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति भी आवश्यक है, जैसे राज्य द्वारा संपत्ति अर्जन से संबंधित नियम, बिक्री कर संबंधी नियम। इनके अलावा भी राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। तीसरी विशेषता है इकहरा संविधान। अधिकतर संघीय शासन व्यवस्था में 2 प्रकार के संविधानों की प्रथा पाई जाती है। संघ के संविधान के अंतर्गत प्रत्येक इकाई का अपना अलग संविधान होता है, परंतु भारत में एक ही संविधान की व्यवस्था है। इस संबंध में जम्मू कश्मीर अब तक अपवाद स्वरूप है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संघ तथा राज्यों के संविधान का एक ही ढांचा है, जिसमें से कोई भी न तो निकल सकता है और न उन्हें उसी के अंतर्गत काम करना है। चौथी विशेषता है संकटकालीन प्रावधान। हमारे संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की संकटकालीन घोषणाएं करने का अधिकार दिया गया है। सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यदि भारत पर कोई बाह्य आक्रमण हो जाए या कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। संकटकालीन घोषणा में राष्ट्रपति राज्यों को किसी भी प्रकार का आदेश दे सकता है और संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर यह विश्वास हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है तो अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति वैधानिक संकट राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। इसमें मंत्रिमंडल और विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है। संसद को उस राज्य में जहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अंतिम आपातकालीन शक्ति अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है।
अंतिम बिंदु, पांचवा बिंदु है राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपाल राज्य का अध्यक्ष होता है, परंतु उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। व्यवहार में वह राष्ट्रपति केंद्र सरकार का प्रतिनिधि अभिकर्ता होता है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति के कारण राज्यपाल राज्य में केंद्र के हितों का संरक्षक बन गया है। अमेरिका में इकाई राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त न होकर राज्यपाल जनता द्वारा निर्वाचन या विधानमंडल द्वारा चुना जाता है। इकाइयों के लिए समान प्रतिनिधित्व का अभाव। अमेरिका के में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व उच्च सदन में दिया गया है। वहाँ प्रत्येक राज्य से 2 व्यक्ति उच्च सदन सीनेट में चुनकर भेजे जाते हैं, चाहे राज्य बड़ा हो या छोटा। लेकिन भारत में ऐसी समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं है। यहाँ राजस्थान जैसे राज्य से तो राज्यसभा में 10 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, जबकि केरल, मिजोरम से मात्र एक प्रतिनिधि चुनकर भेजे जाते हैं और अंडमान निकोबार जैसे संघ प्रदेशों से एक भी प्रतिनिधि नहीं है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्तियाँ। कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर केंद्र सरकार या केंद्र की संसद को कानून बनाने का अधिकार है। जैसे अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा के 2/3 सदस्य किसी विषय को यदि राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की संसद को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान तथा यदि 2 या 2 से अधिक राज्य में किसी विषय पर कानून बनाने के लिए केंद्र से आग्रह करें तथा देश में आपातकाल के समय समस्त राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाता है। अखिल भारतीय सेवाएं। भारत के संविधान के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी राज्यों में केंद्र के कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। इनका स्थानांतरण, पदोन्नति, वेतन भत्ते आदि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिस कारण राज्य ये आरोप लगाते हैं कि यह केंद्र के कर्मचारी होने के कारण राज्य सरकारों का इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है तथा इनके बढ़े हुए वेतन भत्तों के कारण राज्य सरकार पर आर्थिक भार बढ़ता है। इसके अलावा यह राज्य सरकारों की नीतियों को क्रियान्वित करने में इतनी तत्परता नहीं दिखाते जितनी केंद्र सरकार की नीतियाँ या योजनाओं को क्रियान्वित करने में दिखाते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स आरपीएफ किसी भी राज्य में राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा तथा कानून व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भेजी जा सकती है। इस कारण राज्य ये आरोप लगाते हैं कि उनकी अनुमति के बिना सीआरपीएफ नहीं भेजी जानी चाहिए, जबकि केंद्र सरकार राज्य से स्वीकृति लेने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा सीआरपीएफ के सिपाहियों के रहने, खाने पीने आदि का बंदोबस्त संबंधित राज्य सरकार को ही करना पड़ता है, जिससे राज्य पर आर्थिक भार बढ़ता है। मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले। यदि किसी मुख्यमंत्री के विरुद्ध कोर्ट में दीवानी या फौजदारी मुकदमा दायर है तथा उसकी जांच के बाद आरोप सिद्ध हो जाता है तो सीबीआई की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को पदच्युत कर सकता है। इस प्रकार निम्न उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि भारत के संविधान में संघात्मक व्यवस्था तथा एकात्मक व्यवस्था दोनों के तत्व मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। यहीं लेसन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।